हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामोलाइसिस में। आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए सारे जीके जीएस के सीरीज़ को लेकर के आई हूँ, जिस पे आज 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये हमारे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सदानम पीवी बालकृष्णन है वह कौन सा नृत्य परफॉर्म करते हैं जिनमें उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 कथकली हो जाएगा। तो आइए अब हम कथकली क्लासिकल डांस के बारे में डिटेल से देखेंगे। यह जो कथकली क्लासिकल डांस है वह हमारा कहाँ का है? सबसे पहला पॉइंट यही बनता है हमारा। तो यह जो कथकली क्लासिकल डांस है वह हमारा केरल का क्लासिकल डांस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो कथकली क्लासिकल डांस है उसमें हमें रामायण और महाभारत के प्रसंग देखने को मिलते हैं। और इससे कथकली से तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यह बन जाता है कि कथकली में जो है वह टोटल 24 हस्त मुद्राएं पाई जाती हैं और इसमें विभिन्न पात्र के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब हम कथकली क्लासिकल डांस से संबंधित कलाकार के बारे में जानेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कथकली क्लासिकल डांस से हम संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार के बारे में देखेंगे। तो हमारे सबसे पहले आ जाएंगे मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। और ये जो मृणालिनी साराभाई है वह कथकली तो करती ही है, इसके साथ साथ वह भरतनाट्यम क्लासिकल डांस भी परफॉर्म करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट आ जाएंगे उदय शंकर। उसके बाद आ जाएंगे आनंद शिवरामन। उसके बाद आ जाएंगे हमारे कोटकल शिवरामन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आनंद शिवरामन है और कोटकल शिवरामन है, इनका सरनेम आप देख सकते हैं। शिवरामन और शिवरामन दोनों का सरनेम सेम है। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे जिसके लास्ट में शिवरामन टाइटल हो और आपसे पूछा जाए कि यह किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, संबंधित है, तो आप कथकली क्लासिकल डांस मारेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कलाकार के बारे में। तो वह है हमारे कृष्ण कुट्टी। उसके बाद हमारे आते हैं कलामंडल राम कुट्टी। और ये जो कलामंडल राम कुट्टी हैं इनको 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन? कलामंडल राम कुट्टी। इनको अगर पूछेगा कि कलामंडल राम कुट्टी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2004। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे गोपीनाथ। उसके बाद हमारे हो जाएंगे चेमनचेरी। और ये जो चेमनचेरी हैं इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हमारे हो जाएंगे लुइस लाइटफुट। लुइस
लाइट फुट। और ये जो लुइस लाइटफुट है, इनको कथकली क्लासिकल डांस की ऑस्ट्रेलियाई माँ के नाम से भी जाना जाता है। हम कथकली क्लासिकल डांस से सारे इंपॉर्टेंट कलाकार के बारे में देख चुके हैं। आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पे मैं कथकली आपको करवा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में। तो आइए अब हम भारतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। हम भारतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में अब इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वह कहाँ का क्लासिकल डांस है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। जो भारतनाट्यम क्लासिकल डांस है वह कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और दूसरा यह है कि ये जो भरतनाट्यम है वह सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया कौन है, सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा सत्रिय। और यह जो सत्रिय है वह कहाँ का है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा असम। उसके बाद हम भरतनाट्यम से और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो यह है कि यह जो भरतनाट्यम है वह एक हार्य नृत्य है। अब एक हार्य क्या होता है ये हम जान लेंगे। तो एक हार्य वह होता है जिसमें एक नर्तक होता है, एक ही नर्तक होता है, लेकिन वह अकेले जो प्रदर्शन होता है उसमें विभिन्न पात्र का रोल निभाता है। तो आप एकाहारी नृत्य समझ गए क्या होता है। उसके बाद ये जो भरतनाट्यम है उसकी कुल 7 शैलियां पाई जाती हैं। और यह 7 शैलियों के साथ ये भरतनाट्यम क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है। और इसमें से एक हमारा है थिलाना। और ये जो थिलाना शैली है या भरतनाट्यम जब क्लासिकल डांस किया जाता है तो यह सबसे लास्ट में किया जाता है, सबसे अंत में इसका परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद अब हम भरतनाट्यम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख चुके हैं। अब हम भरतनाट्यम से संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे हो जाएंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति। और यह जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है इसके बारे में जानेंगे कि क्या इनको कोई अभी तक पुरस्कार मिला है। तो हाँ, इनको पुरस्कार मिला है। कौन कौन सा मिला है, तो सबसे पहला हमारा हो गया पद्मश्री। और इनको पद्मश्री कब मिला है, तो वह है 1968। दूसरा हमारा है पद्म भूषण। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 2001। तीसरा इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। और इनको पद्म विभूषण कब मिला है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2016। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है इनको 3 पुरस्कार मिल चुका है। पहला हमारा हो गया पद्मश्री, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति से संबंधित एक और पॉइंट हमारा यह है, यह जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है यह भरतनाट्यम तो परफॉर्म करती ही है, भरतनाट्यम तो करती ही है, इसके साथ साथ यह कुचिपुड़ी भी करते हैं। अब हम दूसरे कलाकार के बारे में देखते हैं। दूसरे हमारे हो जाएंगे सोनल मानसिंह। और यह जो सोनल मानसिंह है यह भी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के साथ साथ एक और क्लासिकल डांस करते हैं, वो है उड़ीसी। और अगर आपसे पूछे कि सोनल मानसिंह को कोई पुरस्कार मिला है, तो इसका जवाब है हाँ, इनको भी मिला है। तो इनको क्या क्या मिला है, तो सबसे पहला हो जाएगा पद्म भूषण। और अगर आपसे पूछे कि पद्म भूषण इनको कब मिला है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1992। और दूसरा पुरस्कार इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है।
पद्म विभूषण, और इनको पद्म विभूषण 2003 में मिला है। अब हम भरतनाट्यम से संबंधित तीसरे कलाकार के बारे में देखेंगे, और यह जो तीसरी कलाकार है हमारी वह रुक्मिणी देवी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लीला सिम्पसन। लीला सिम्पसन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो वह है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, और हम मृणालिनी साराभाई के बारे में देख चुके थे कि यह भरतनाट्यम के अलावा कथकली क्लासिकल डांस को भी परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे मल्लिका साराभाई। और यह जो मल्लिका साराभाई है वह भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस भी परफॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे पद्म सुब्रमण्यम। पद्म सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे टी बाला सरस्वती। नेक्स्ट वैजयंती माला। नेक्स्ट देखेंगे इधर हम वैजयंती माला। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे सीवी चंद्रशेखर। सीवी चंद्रशेखर। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे एम के सरोजा। एम के सरोजा। उसके बाद हमारे हो जाएंगे पद्मिनी प्रियदर्शनी। पद्मिनी प्रियदर्शनी। उसके बाद हमारे हो जाएंगे प्रतिभा प्रहलाद। ये हमारे भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। कम से कम हमें इतने कलाकार ध्यान में होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हम कथकली क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम और भरतनाट्यम क्लासिकल डांस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनता है कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है वह कहाँ का क्लासिकल डांस है। तो यह हमारा आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह ध्यान में होना चाहिए कि जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है वह भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनता है हमारा, यह जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है उसमें एक हमारे हैं उसके डांसर उससे एसोसिएटेड सिद्धवेंद्र योगी। सिद्धवेंद्र योगी। और ये जो सिद्धवेंद्र योगी हैं यह एक नृत्य की रचना किए हैं, एक डांस की रचना की है। उसका नाम है नाटिका भामा क्लापम। और यह जो नाटिका भामा क्लापम है वह कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस पर आधारित है। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हमें याद होने चाहिए कि यह जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है उसमें कर्नाटक संगीत का यूज किया जाता है। कर्नाटक संगीत का यूज किया जाता है। यह हमारा कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो हमें ध्यान में होने चाहिए। अब हम कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से संबंधित कलाकार के बारे में देखेंगे। अब हम कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी हो जाएंगी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति।
और यह जो यामिनी कृष्णमूर्ति है, यह कुचिपुड़ी तो करती ही है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस तो परफॉर्म करती ही है, इसके साथ यह भरतनाट्यम क्लासिकल डांस भी परफॉर्म करती है। दूसरे हमारे हो जाएंगे सिद्धवेंद्र योगी, जो कि यहाँ पे आप देख चुके थे, सिद्धवेंद्र योगी। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएंगे हमारे राजा रेड्डी। उसके बाद हो जाएंगे इधर दीपिका रेड्डी। दीपिका रेड्डी। नेक्स्ट हो जाएंगे राधा रेड्डी। उसके बाद हो जाएंगी सपन सुंदरी, सपन सुंदरी। शोभा नायडू और अर्पणा सतीशन। ये हमारे कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, कम से कम हमें इतने ध्यान में होने चाहिए। और एक बात तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेडी रेडी यहाँ पे सबका बहुत का टाइटल कॉमन है। तो अगर कभी भी आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके ऑप्शन में, जिसके सरनेम में रेड्डी हो, और पूछे कि वह किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो हम उस कुचिपुड़ी मारेंगे। आइए अब देखते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप कथकली क्लासिकल डांस कर चुके हैं, भरतनाट्यम भी हो गया और कुचिपुड़ी भी हो गया। एक बच गया हमारा ऑप्शन लावनी। और यह जो लावनी है वह एक फोल्क डांस है, फोल्क डांस है यानी कि लोक नृत्य। और यह कहाँ का फोल्क डांस है, तो यह हमारा महाराष्ट्र का फोल्क डांस है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि जब भारत में ब्रिटिश का शासन था उस टाइम पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा क्लियर किया था, आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया था? तो हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब हम सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सत्येंद्रनाथ टैगोर से यह है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। और यह जो सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं वह 1863 में आईसीएस का एग्जाम क्लियर किए थे। और यह जो आईसीएस है भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, इसकी स्थापना भारत में 1861 ईस्वी में हुई थी। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इस एग्जाम को 1863 में क्लियर करके पहले भारतीय बने थे, आईसीएस एग्जाम क्लियर करने वाले। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर है यह 2 देशों का राष्ट्रगान लिखे हैं। तो वह 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया प्यारा भारत और दूसरा हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। और यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह पहले भारतीय के साथ साथ पहले एशियाई भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट हमारे इनसे एक इम्पोर्टेंट यह भी बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 21। अब हम बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला हमारा यह होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई
कितनी होती है? तो इसके कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होती है। उसके बाद अक्सर एग्जाम में बैडमिंटन से रिलेटेड ट्रॉफी के बारे में पूछ लेता है, तो आइए हम इससे रिलेटेड ट्रॉफी के बारे में देखेंगे। बैडमिंटन से रिलेटेड ट्रॉफी में सबसे पहले हमारा हो जाएगा अमृत दीवान कप। अमृत दीवान कप। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सुधीरमन कप। सुधीरमन कप। तीसरा हो जाएगा रहमतुल्ला कप। रहमतुल्ला। नेक्स्ट हो जाएगा नारंग कप। नेक्स्ट हो जाएगा, एक होता है नारंग कप और एक होता है चड्डा कप। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा थॉमस कप। थॉमस कप। और थॉमस कप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये हमारा है कि अगर आपसे पूछे कि थॉमस कप कितने सालों में होता है, तो यह 2 साल में एक बार होता है। और अगर पूछे कि 2022 का जो थॉमस कप है वह कौन जीता, तो यह हमारा इंडिया जीता। और किसको हरा करके? तो इंडोनेशिया को। तो थॉमस कप के बारे में हमें ये बातें ध्यान होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा उबेर कप। और अगर उबेर कप के बारे में आपको पूछे कि उबेर कप 2022 का कौन जीता है, तो वह हमारा हो जाएगा साउथ कोरिया। वह हमारा हो जाएगा साउथ कोरिया। वह हमारा साउथ कोरिया जीता है। और अगर पूछे आपसे कि किसको हरा करके जीता है, तो वह है चाइना। चाइना हारा और साउथ कोरिया जीता है। एक बात और जो हमें थॉमस कप में ध्यान रखना है, यह जो थॉमस कप है वह 2022 में इंडिया पहली बार जीता है, इसलिए यह हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि बैडमिंटन से रिलेटेड प्लेयर के बारे में। तो हमें बैडमिंटन से रिलेटेड कम से कम 2 प्लेयर को ध्यान में रखना चाहिए। एक हो गया सात्विक और दूसरे हो जाएंगे हमारे चिराग। और यह जो सात्विक और चिराग हैं, इनको 2023 के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और यह जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन अब इसका नाम चेंज करके ध्यानचंद, अब इसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? पूछ रहा है कि जब सबसे पहली बार भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में ध्वज फहराया था, हमारा तिरंगा फहराया, तो वो हमारे हो जाएंगे, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्णा बनर्जी। अब आइए हम जानते हैं यह जो पहला ओलंपिक हुआ था वह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। पहली बार 1920 ईस्वी में एंटवर्प 1920 ईस्वी में एंटवर्प, जो कि कहाँ है हमारा, बेल्जियम में, वहां पे सबसे पहली बार पूर्णा बनर्जी ने ध्वज फहराया था, हमारा तिरंगा लहराया था। और यह जो पूर्णा बनर्जी है वह एक एथलीट है। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कि ओलंपिक 2020 में कौन ध्वजवाहक थे,
तो वह हमारे हो जाएंगे मेरी कॉम, मेरी कॉम, और दूसरी हो जाएंगी मनप्रीत सिंह। और ओलंपिक गेम से कुछ ये ऐसे भी सवाल बनते हैं कि ओलंपिक जो फ्लैग है उसमें कितने रिंग होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओलंपिक में 5 रिंग होते हैं, और यह जो अलग अलग कलर का रिंग होता है वह अलग अलग कंटिनेंट को दर्शाता है, अलग अलग महाद्वीप को दर्शाता है। इसमें जो हमारा ब्लू है वह यूरोप को दर्शाता है, वह यूरोप कंटिनेंट को दिखाता है। दूसरा जो है ब्लैक वह हमारा अफ्रीका कंटिनेंट को दर्शाता है, और यह जो रेड है वह अमेरिका को दर्शाता है। जो रेड कलर है वह अमेरिका को दर्शाता है। येलो जो है वह एशिया को दर्शाता है, और जो ग्रीन हमारा है वह ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ये हमारे ओलंपिक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, कम से कम आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का रंग डैश है। पूछ रहा है जो यह 50 रुपए का नया नोट है उसका कलर कैसा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रदीप्त नीला। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 50 रुपए का नोट है वह किस कलर में है। यहाँ आपको थोड़ा नीला दिख रहा होगा। और नोट से इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको ऐसा पूछ लेता है एग्जामिनर कि 10 रुपए या फिर 50 रुपए के नोट पे किस चीज का चित्र है, किस चीज क्या अंकित है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 रुपए का जो नोट है उसके पीछे साइड में हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है, और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह हमारा उड़ीसा में है। दूसरा है 20 रुपए का नोट, और यह जो 20 रुपए का नोट है उसमें यहाँ पे आप पीछे में देख सकते हैं ये क्या है, एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा यहाँ पे चित्रित है, और ये जो एलोरा की गुफा है आपसे पूछ लेगा कि एलोरा की गुफा कहाँ है, तो वह हमारे महाराष्ट्र में है। तीसरा 50 रुपए का नोट देख सकते हैं, और ये जो 50 रुपए का नोट है इसमें क्या चित्रित है, ये है हम्पी का रथ, और हम्पी का रथ कहाँ है, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 100 रुपए का नोट, और ये 100 रुपए के नोट में आप पीछे साइड देख सकते हैं यह क्या है, यह है रानी की बावड़ी, और रानी की बावड़ी कहाँ है, हमारा गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा है 200 रुपए का नोट, और 200 रुपए का नोट में ये क्या है हमारा पीछे साइड, ये है सांची स्तूप, और सांची स्तूप कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है 500 रुपए का नोट, और यह जो 500 रुपए का नोट है इसमें ये तो सबको पता होगा कि यह इसके पीछे क्या है, लाल किला, और लाल किला कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट है 2000 रुपए का नोट, और यह 2000 रुपए के नोट के पीछे साइड किस चीज का इमेज है, यह है मंगलयान का। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, डैश के हिंदू महीने में देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि यह जो महाशिवरात्रि होती है ये भगवान शिव के सम्मान में जो मनाई जाती है वह हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फाल्गुन। तो इसका हम सिंपल ही आंसर याद रखेंगे कि यह जो शिवरात्रि मनाई जाती है वह फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्टम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यह बोल रहा है कि जो 5th पंचवर्षीय योजना था और 6ठी पंचवर्षीय योजना था उसके बीच में जो अवकाश हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आवर्ती इसको जिसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा यह सवाल पूछता है पंचवर्षीय योजना से कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में की गई। और यह जो पहला आपसे यह भी सवाल पूछता है कि वह कौन सा ऐसा देश है जो पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू किया था या फिर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। तो वह हमारा हो जाएगा रूस। और दूसरा हमारा पंचवर्षीय योजना से दूसरा सवाल यह बन जाता है कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है। तो यह हमारा योजना आयोग बनाता था, जिसका नाम चेंज कर अब नीति आयोग कर दिया गया। और इसका नाम कब चेंज किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। और
पंचवर्षीय योजना से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है। तो इसको पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति NDC देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद भी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। और यह जो NDC है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यह हमारा पंचवर्षीय योजना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम जानेंगे पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड के बारे में कि वह कब से कब तक चला था। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब हम पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे कि यह कब से कब तक चला था। तो इसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, वह क्या है? 3-2-2। इधर भी हम लिख लेंगे 3-2-2। और यह क्या है? तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला 3-2-2 है, यह वह है कि कौन कौन सा पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ है, और इधर गैपिंग ईयर है। तो यह सबसे पहले हमारा बोल रहा है, ये जो 3 है मतलब कि पहला 3 पंचवर्षीय योजना हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम ये देखेंगे 3, उसके बाद 3 साल का हमारा गैप हो जाता है। उसके बाद इधर जो 2 है वह फिर से 2 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होता है, लेकिन फिर ये 2 आ जाएगा हमारा, और ये 2 बताता है कि उसके बाद 2 साल का गैप आता है। उसके बाद फिर से हमारा 2 आता है कि 2 फिर से पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होता है। उसके बाद यह 2 बताता है कि उसके बाद फिर से 2 साल का हमारा गैप आता है। तो आइए हम इसको अच्छे से डिटेल से देखते हैं। अब हम पंचवर्षीय योजना के बारे में ईयर उसके देखें कब से कब तक चला था। तो जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना था उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, 51 में हुई थी, और यह 51 से लेकर के 56 तक चलता है, 1956 तक चलता है। दूसरा है 1956 से लेकर के 1961 तक चलता है। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हमारा है वह 1961 से लेकर के 1966 तक चलता है। तो ये देखिए हमारा 3, जो पहला का ऊपर का 3 था वह 3 हमारा पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होता है। उसके बाद यह जो हमारा 3 है वह 3 साल का यहाँ पे गैप हो जाता है, और वह गैप कब से कब तक रहता है? 1966 से लेकर के 1969 तक, 1969 तक। और यह जो 3 साल का गैप रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है यह भी देखेंगे। और यह जो 66 से 69 तक है इसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, योजना अवकाश या फिर प्लान हॉलिडे। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अब हम फिर से ये हमारा 1969 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 1974 तक। ये हमारा 4th है। उसके बाद 5th पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगा? यह हमारा 1974 से लेकर के 1978 तक चलेगा। और यह पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो कि 5 साल ना चल करके 4 साल तक ही चलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा 2 पंचवर्षीय योजना फिर से कंप्लीट हुआ। अब फिर से बीच में 2 साल का गैप आ जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा था कि 5th और 6th मतलब 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में जो आया था गैप उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 1974 से 78 तक चला था, उसके बाद हमारा 2 साल का गैप आता है जो कि 1978 से लेकर के 1980 तक होता है, और इसको हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, और इसको हिंदी में आवर्ती के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1980 से लेकर के 1985 तक चलेगा। उसके बाद हमारा 7वीं आ जाएगा 1985 से लेकर के 1990 तक चलेगा। उसके बाद फिर से 2 साल का गैप आ जाता है, और वह गैप कब से कब तक रहता है? 1990 से लेकर के 1992 तक। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे वार्षिक योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना आता है, और वह 1992 से लेकर के 1997 तक चलता है। इसके बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजना रहती है सब रेगुलर रहती है, बीच में कोई भी अवकाश नहीं आता है। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी सबसे पहले यह किस मॉडल पर आधारित थे?
तो यह जो हमारा है वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था वो भी हम देखेंगे। यह जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमारा कृषि पर जोर दिया गया था। अब हम दूसरा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे, यह किस मॉडल पर आधारित था। तो यह जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें उद्योग पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि गडगिल। चौथा हमारा हो गया जो कि कौन सा मॉडल पर आधारित था, गडगिल मॉडल पे आधारित था। और यह जो हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसमें एक नारा दिया गया था, वह क्या था, गरीबी हटाओ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये हमारा पंचवर्षीय योजना से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ये पूछ रहा है कि इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, MnO2 प्लस 4HCl। जो रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो आइए हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वह है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब हम जानेंगे कि यह ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ H2 होता है। ऑक्सीडेशन वह है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और क्या रिमूव होता है, H2 रिमूव होता है। उसी तरह में अगर रिडक्शन रिएक्शन आपसे पूछे तो इसमें H2 ऐड होगा और क्या रिमूव होगा, इसमें O2 रिमूव होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कुचिपुड़ी। हम कुचिपुड़ी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, पहले ही स्लाइड में देख चुके हैं। भारतनाट्यम के भी बारे में हमने देख लिया था। तो बच गए हमारे मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। तो सबसे पहले हम मोहिनीअट्टम के बारे में देखेंगे, उसके बाद मणिपुरी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। और मोहिनीअट्टम के अलावा एक और जो केरल का है वह कौन सा है, वह कथकली क्लासिकल डांस है। और यह जो हमारा मणिपुरी है वह कहाँ का है, वह मणिपुर का है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ मोहिनीअट्टम के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मोहिनीअट्टम जो क्लासिकल डांस है वह कहाँ का है। तो यह जो हमारा मोहिनीअट्टम है वह कहाँ का है, केरल का है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे यह बनता है कि यह जो मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है वह किस भगवान को समर्पित है। वह तो यह किसको समर्पित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को। नेक्स्ट इससे रिलेटेड पॉइंट यह है कि जो मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह हमारा है ए डक्का वाद्य यंत्र। अब हम ये है मोहिनीअट्टम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार के बारे में जानेंगे, संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार के बारे में जानेंगे कि वह कौन कौन सा कलाकार है जो मोहिनीअट्टम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे हो जाएंगे
सुनंदा नायर, सुनंदा नायर। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे कला मंडल, कला मंडल। नेक्स्ट हो जाएंगे माधुरी अम्मा, माधुरी अम्मा। नेक्स्ट हो जाएंगे गोपिका वर्मा, नेक्स्ट हो जाएंगे राधा दत्त, राधा दत्ता। नेक्स्ट हो जाएगी अस्मिता राजन, अस्मिता राजन। उसके बाद हो जाएगी जया प्रमा मेनन, उसके बाद जया प्रमा मेनन। नेक्स्ट हो जाएंगी कनक रेल्ले, कनक रेल्ले। ये हमारे मोहिनीअट्टम से कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जो हमें ध्यान में रखने जरूरी हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हम मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस का भी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, अब हम मणिपुरी क्लासिकल डांस के बारे में देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम मणिपुरी क्लासिकल डांस के बारे में देखेंगे। सबसे पहला हमारा मणिपुरी क्लासिकल डांस से इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बनता है कि यह जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है वह किस राज्य की क्लासिकल डांस है। तो यह हमारा मणिपुर का क्लासिकल डांस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे यह बनता है कि यह जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है उसके जनक कौन है। तो इसके जनक कौन है? विपिन सिंह, विपिन सिंह, जिसको मणिपुर के राजा ने हिंजाबा का टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था? हिंजाबा, अंजाबा, अंजाबा का टाइटल दिया था। और यह जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है वह वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। कौन से प्रसंग? वैष्णव प्रसंग पर आधारित है। और इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग दर्शाए जाते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग दर्शाए जाते हैं। और मणिपुरी क्लासिकल डांस के बारे में यह बात भी ध्यान रखना है कि यह जो मणिपुरी क्लासिकल डांस के जो कलाकार होते हैं वह दर्शक से कभी अंक नहीं मिलाते। दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते। और यह जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है इसकी दो प्रमुख शैली पाई जाती है। दो प्रमुख शैली पाई जाती है। पहला है जगोई, जगोई। और दूसरा है हमारा चोलोम। और यह जो जगोई क्लासिकल डांस है वह फेमिनिन एस्पेक्ट को दर्शाता है। फेमिनिन एस्पेक्ट को दर्शाता है। और यह जो चोलोम क्लासिकल डांस है वह मेस्कुलिन एस्पेक्ट को दर्शाता है। मेस्कुलिन एस्पेक्ट को दर्शाता है। और मणिपुरी क्लासिकल डांस से यह बात भी ध्यान में रखना है कि जो मणिपुरी क्लासिकल डांस है वह किस जनजाति द्वारा की जाती है। तो यह मणिपुर के मैतेई जनजाति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मणिपुर के मैतेई जनजाति के द्वारा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित कलाकार के बारे में देखेंगे। अब हम मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित इंपॉर्टेंट कलाकार के बारे में देखेंगे। तो हमारे सबसे पहले हो जाएंगे गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, जिनको मणिपुरी क्लासिकल डांस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा आ जाएंगे गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे राजकुमार सिंहजीत सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह। और ये जो राजकुमार सिंहजीत सिंह हैं इनको
1983 में पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अब नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे अक्खम लक्ष्मी देवी। अक्खम लक्ष्मी देवी। नेक्स्ट हो जाएंगे झावेरी बहनें। और ये झावेरी बहनें हैं, इसमें 3 झावेरी बहनें आ जाएंगी। इसमें 3 झावेरी बहनें आ जाएंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले आ जाएंगी रंजना झावेरी, दूसरी नैना झावेरी और तीसरी स्वर्णा झावेरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे बिंबावती देवी। बिंबावती देवी। नेक्स्ट हमारी हो जाएंगी सोनारिका। सोनारिका। नेक्स्ट हो जाएंगे चारू माथुर। चारू माथुर। नेक्स्ट हो जाएंगी कलावती देवी। कलावती देवी। इसके बाद हमारे आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। नेक्स्ट है नल कुमार सिंह। नल कुमार सिंह। उसके बाद हमारे आ जाएंगे गुरु अमली सिंह। गुरु अमली सिंह। और ये जो गुरु अमली सिंह है, इन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगर आपको यह सवाल पूछे कि गुरु अमली सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2018। तो ये हमारे मणिपुरी क्लासिकल डांस से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवेनसांग के अनुसार नालंदा के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, उत्तर देना बहुत कठिन था। क्वेश्चन हमारे यह पूछ रहा है कि हवेनसांग बताते हैं कि नालंदा के जो थे, कौन थे जो आने वाले प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे और जिसका आंसर बहुत ही कठिन होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, द्वारपाल। नालंदा मठ के जो द्वारपाल रहते थे, वो जब भी कोई नए प्रवेशक आते थे उससे सवाल पूछा करते थे। तो इसका आंसर हमारा द्वारपाल हो जाएगा। आइए अब हम भारत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट यात्री के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे चीन, हम देखेंगे चीन से कौन कौन भारत आए थे। तो चीन से हमारे 2 व्यक्ति भारत आए थे। 2 इंपॉर्टेंट यात्री को नाम याद रखना है। पहला हो जाएंगे ह्वेनसांग, जो कि किसके टाइम में आए थे? हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। और दूसरा हमारे हो जाएंगे फहियान। और ये जो हमारे फहियान हैं, वह चंद्रगुप्त 2 के टाइम आए थे। चंद्रगुप्त 2 के टाइम आए थे। अब हम देखेंगे यूनान से कौन कौन भारत आए थे, इंपॉर्टेंट ट्रेवलर के बारे में। तो यूनान से मेगास्थनीज आए थे। पहले मेगास्थनीज। और ये जो मेगास्थनीज आए थे, वह चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। अब हम तीसरा देखेंगे कि मुगल टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट यात्री भारत आए थे। तो हमें 2 यात्री का नाम ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारे आ जाएंगे अल बरूनी। और ये जो अल बरूनी थे, वह मोहम्मद गजनवी के टाइम आए थे। महमूद गजनवी। दूसरे इंपॉर्टेंट यात्री का नाम याद रखना है, वह है हमारे इब्न बतूता। और यह जो हमारे इब्न बतूता थे, वह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भारत आए थे। मोहम्मद
बिन तुगलक। ये हम इम्पोर्टेंट ट्रेवलर कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।